वर्गीकरण, हाँ क्लासिफिकेशन। लगा दे पार्ट 2। 3 होगा, फर्स्ट था ना, सेकंड, परसों सेकंड था। बिल्कुल। अभी थर्ड। हम्म एक इनको पेपर देना है इसका, है ना। आज हमारा अटेंशन जनरल नॉलेज आपका कितना अच्छा है उस पे भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक एक क्वेश्चन रिवीजन के बतौर हो जाए। मतलब ये कि अक्षर पर आधारित आप कितनी कमांडिंग पोजीशन में हैं वो ध्यान दें। देखते ही अगर क्लिक हो सके तो द बेस्ट है। 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग हटके आ रहा है बताइएगा। एक्स, डी, सी, एम, एम, एन, यहां पे थोड़ा सा चेंज ले रहा हूं, चलिए एम एम एन ही रहने दें। एल, पी, ओ और नेक्स्ट टू दैट डी, एक्स, डब्ल्यू। इन चारों में से क्या हटकर है वो आपको पता लगाना है। क्वेश्चन देने के बाद आपको यहां पे थोड़ा सा समय सोचने समझने के लिए दिया जा रहा है, केवल इसलिए ताकि आप भूले नहीं कि वर्गीकरण अक्षरों पर आधारित रहता है। यू मे टेक अ लिटिल टाइम। फटाफट से फास्ट। कौन सा? शिल्पा, नरेश, सेकंड, ओके। रघुनंदन बताओ फटाफट से। दीपिका, चलिए टाइम इज ओवर। और ये तो वो जोड़ीदार हैं, अगर आप पहचान पा रहे हो तो। कौन से जोड़ीदार? जो पेयर्ड अल्फाबेट्स की बात हमने की थी। सी का जोड़ीदार कौन है? एक्स, सी एक्स, राइट, एक्स सी या सी एक्स। एम का जोड़ीदार कौन है? एन, एम एन। और ये और अच्छे से पकड़ में आ रहा था, एल ओ, लो, याद आया आपको? एल के साथ ओ। और ड ड याद है? डी के साथ कौन है? डब्ल्यू। तो अब डिसीजन जो होगा, ये तो चारों ही पेयर निकले, लेकिन जो डिसीजन होगा वो बीच वाले लेटर से होगा। ये कैसे बन रहा है, इसका फॉर्मेशन कैसे है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है? तो देखो डी लिखा है, डी किसके पास है? सी के। सी के तुरंत बाद डी है, सी डी। आगे चलें तो एन के बाद ओ आना चाहिए। यहां क्या देख रहे हैं? एम। एन से पहले, यहां बाद है, यहां पहले है। यहां चलो देखें, ओ के बाद होता है पी, और डब्ल्यू के बाद कौन होता है? एक्स। तो इसका मतलब यह है इन तीनों में, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में, पहले, तीसरे और चौथे में, सी के बाद डी, ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स, लेकिन यहां एन के बाद आना चाहिए था क्या? ओ, और आ क्या गया? पहले आ गया एम। इसका मतलब आंसर बाहर निकल के तैयार है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। जो बातें की लेटर बेस थी। देखें अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं, जज करके जल्दी से बताना। 24, 120, 60,
6 72 कौन सा अलग है और क्यों, दोनों ही बातें के लिए आपको समय दिया जा रहा है। आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना इसके प्रति सजग हैं और सिंसियर हैं, अभी पता लग जाएगा। संख्याएं जब भी बनेंगी उनमें कुछ खासियत हो सकती है। 6 मन मान रहा है, नहीं मान रहा है। मन नहीं माने तो उत्तर नहीं देना। यस। छ या कुछ और? छ। चलो रीजन बताओ एक बार तो, छ के लिए क्या रीजन है आपका? 12 का भाग जा रहा है सब में, अच्छा लॉजिक है। तो 6 में नहीं जा रहा है, आंसर बन सकता है बिल्कुल। ये मैं तब कहता जब इन संख्याओं की फीचर डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन ये तो बहुत जानी पहचानी संख्याएं हैं, बहुत खास है। क्या खास है बता सकते हो? 2 से पड़ोसी है, और वो भी स्पेशल पड़ोसी है। कौन किसका देख लेते हैं। वैसे 60 आपकी रिटायरमेंट एज है। मैंने आपको एक बात कही थी, 60 दिख जाए कहीं पे तो एक बार उसके लिए आप सम्मान पूर्वक लिख देना, ये आपकी रिटायरमेंट एज है। आखिर जॉब करोगे ना आप, इसीलिए तो लड़ रहे हो यहां पे। कौन है ये? 4 क्यूब माइनस 4, याद रखना इसको। 8 का स्क्वायर माइनस 4, इस तरह से याद मत रखना। क्या याद रखना है? 4 का क्यूब 64 माइनस 4। ये कहीं पे भी दिखे एक बार लिख लो, ये हिंट है, क्योंकि बाकी सब तो आप आगे पीछे भूलने वाले हो। देखें और कुछ बन सकता है। 6 के लिए सोचें, वैसे सोचना तो नहीं चाहिए पर सोच लो। 2 का क्यूब 8 में से 2 गया तो 6। याद आया आपको? देखो एक तो होता है 2 2 2, एक होता है 2 2 6। याद रखना है इस गणित को। अब इस जगह मैं आपको कह रहा हूं 2 2 2 2 2 6, 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 2, और 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर क्या होता है? 6। सेव रखना 2 और 6 को, ये कुछ खास है। एक क्यूब का पड़ोसी है और एक स्क्वायर का। फिलहाल यहां पे लिखा मैंने 2 क्यूब माइनस 2, इसको पहचान के बताओ कौन है। वैसे तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 भी है, लेकिन एक और, हम तो अभी क्यूब में विचरण कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे? 5 का क्यूब माइनस 5, और ये 3 का क्यूब माइनस 3। बस बातें हो गई। तो फिर आप इसको भी देख लें, इसको तो हमने देखा हुआ है, 9 का स्क्वायर माइनस 9, याद आ रहा है? तो बाकी सब तो बन गए क्यूब के स्पेशल पड़ोसी, ये, लेकिन ये महोदय किसके हैं? स्क्वायर के। आप अपना आंसर 12 देंगे तो भी गलत नहीं है। आपने अपना आंसर किसी रूप में 6 दिया, 4 के एंगल से सब में 4 का भाग जा रहा है तो भी गलत नहीं है। देख लो 4 का भाग सब में जा रहा है, लेकिन 4 का भाग 6 में नहीं जा रहा है। इस एंगल से आंसर 6 भी सही है, और इस एंगल से देखें तो आंसर 72 भी सही है। लेकिन एग्जामिनर किसको राइट मानेगा? 72 को। ये दोनों भी सही है, लेकिन आपकी सही बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि इसमें 12 का भाग भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। तो आपको 100% आंसर किसी और एंगल से देना था, और वो एंगल था क्या? सभी वर्ग के, सॉरी क्यूब के स्पेशल पड़ोसी थे एक्सेप्ट 72। आंसर फाइनलाइज हो रहा है 72, और मैं आपको लेके चल रहा हूं अगले मोड की तरफ, जो आपके सामान्य ज्ञान की कगार पर है। वर्गीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस। और आपकी जनरल अवेयरनेस क्या कहती है, पहले क्वेश्चन में नजर आ जाएगा। विद्यार्थी, स्टूडेंट, बोर्ड,
अध्यापक, फर्नीचर, कक्षा, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट, सीमेंट, चूना, मकान, रेती। ये आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट हो रहा है और इसमें आपको अगर सब कुछ आता है तो शायद गलती होने की गुंजाइश कम रहती है, लेकिन गलतियां इसमें भी होती हैं, इसलिए सोचना सही से, व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना। तो फटाफट से बताओ इन तीनों के आंसर सोचने के लिए टोटल मिला के, तीनों क्वेश्चन को टोटल मिला के 1 मिनट खूब होगा मेरे ख्याल से। टिक 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 होंगे यहां पे। यहां आपको संख्याओं के बारे में जितना सोचना है उतना नहीं सोचना, अगर आता है तो फटाफट से टिक 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 कर दें। ओके, लिख लें। हाँ, रेती, सैंड, रेत। ओके, फर्स्ट में क्लासरूम। करो रिएक्ट फटाफट से। थर्ड में पटना हो सकता है अभी तो। कुल मिला के स्पीड अच्छी थी लेकिन गलतियां हो रही थी। गलतियां इन द सेंस ये हुआ कि हल्का सा भी कहीं कुछ मिस किया नहीं और खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही इसमें 10 सेकंड लगते हों, आप इसमें जबरदस्ती के 40 सेकंड लें। हर क्वेश्चन 10-15 सेकंड का, क्योंकि आपको ज्ञान है। फटाफट हमारा दिमाग इतना शार्प है, फटाफट से क्लासिफाई करने की रखता है। बता अलग क्या, अलग क्या, फटाफट क्विक। आपका रिप्लाई आया भी था, क्या आया? फर्नीचर। किस एंगल से आया देखें, बताना। यहां पे आपने जवाब दिया था फर्नीचर। क्या लॉजिक था टीना, बताओ फटाफट से। सबकी जरूरत होती है, राइट। फर्नीचर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हटा दें, अभी नीचे बैठ जाओगे, बैठ सकते हैं। ओके, तो फिर तो बोर्ड के बिना भी अध्ययन कर सकते हैं। नहीं, बोर्ड भी कहां इतना। उपनिषद जब बातें होती थी तो वहां बोर्ड थोड़ी होता था। जब आप गुरुकुल की बातें करते हैं या फिर वेद काल में चले जाएं, वेदों के संदर्भ में, तो उपनिषद के समय भी अध्यापक और विद्यार्थी तो होते ही थे, गुरु और शिष्य। परंपरा तो वहीं से शुरू हुई है, लेकिन बोर्ड नहीं हुआ करता था, तो काम तो उससे भी चल जाएगा अगर फर्नीचर के बिना। और फर्नीचर के बिना कहने की बातें अभी हटा दूं तो कल आओगे ही नहीं, यहां तो फर्नीचर भी नहीं है। चलो, ये आपका लॉजिक पार्शियल करेक्ट है, बहुत हल्का। अब थोड़ा सा इसका एग्जैक्ट लॉजिक लें। आपका एग्जैक्ट लॉजिक सेकंड से बनेगा। सेकंड से फर्स्ट पे जंप करेंगे। ईंट, सीमेंट, चूना, रेती, मकान। ये क्वेश्चन दिए ही इसीलिए था ताकि आपको सही क्या है पता लग जाए। मकान था, क्योंकि आप सब लगभग ये सोचने में कामयाब हो रहे हैं कि मकान तो अपने आप में एक टोटलिटी है, संपूर्णता है। मकान बनता किन किन अवयव से है, कंपोनेंट से, तो उसमें ईंट, सीमेंट, चूना, रेती सबका प्रयोग होता है। ये उसके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए, अवयव हो गए। और मकान अपने आप में टोटलिटी है, टोटलिटी, संपूर्णता है, पूर्णता है, यूं कह दें। तो बाकी सब इसके अंग हैं
और ये अपने आप में टोटल है। अब आ जाओ वहां पे, ये भी तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन था। विद्यार्थी, बोर्ड, अध्यापक और फर्नीचर, ये सब किसके कंपोनेंट्स हैं? क्लास के। यहां मैंने कक्षा, कक्ष नहीं लिखा था। इट इज नॉट अ क्लास रूम। आप बता सकते हैं अभी आप कहां बैठे हैं, तो आप कहोगे मैं क्लास रूम में बैठा हूं, बैठी हूं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अभी क्या रनिंग में है, तो आप क्या बोलोगे? क्लास इज गोइंग ऑन। यानी बाहर से कोई देखेगा तो उसको क्या नजर आएगा? दिस इज अ क्लास रनिंग। रनिंग का मतलब इसमें मैं हूं, इसमें आप हैं, इसमें बोर्ड वगैरह जो चाहिए वो सब हैं, इसमें फर्नीचर पड़ा हुआ है, मतलब बाहर से देखने वाले को क्लास दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये सब क्लास के पार्ट्स हैं, भाग हैं, अंग हैं, अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं। लेकिन कक्षा अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। आप आंख मूंद कर भी अगर कक्षा की कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन, तो आपको ये सब बातें क्या है? नजर आनी चाहिए। यानी ये फिर से वही लॉजिक हो गया, ये अपने आप में टोटलिटी है और ये चारों उसके क्या हैं? पार्ट। यानी आपका आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या निकल के बाहर आएगा? क्लास। क्लास इज योर आंसर। ये तो तब की कहानी है जब आपको सब कुछ आता है फिर भी गलतियां हो रही है। अभी तो नहीं आएगा, उसका क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या निकला? क्लास। ये सब किस पर आधारित है पता है आपको? लॉजिक। आपके दिमाग को खुद से बात करनी है, भाई मैं जिस तरफ जा रहा हूं, जिस दिशा में जा रहा हूं वो सही है या नहीं है, 2 बार सोच के फिर आंसर देना। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको अतिरिक्त 30 सेकंड और दे रहा हूं। 30 सेकंड्स, फटाफट से, क्विक। मुझे पता नहीं, मुझे आंसर चाहिए। डिस्कशन 30 सेकंड बाद। नाउ ऑनवर्ड्स 20। कोई जल्दबाजी नहीं, 30 सेकंड दिए ही इसीलिए हैं। डन। हाँ बताइए आंसर। पटना अभी भी? चेन्नई? चलो चेन्नई क्यों बताओ? वहां पे चेन्नई क्यों? गर्मी ज्यादा है वहां पे? बताओ बताओ बताओ। लॉजिक तो आने चाहिए, मतलब बिना बोले या बिना बुलवाए तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। बताओ क्विक, चेन्नई क्यों? आपकी बात सुनना बहुत जरूरी है। क्या सोच रहे हो? चेन्नई? चेन्नई आ रही है? यहां पे शाहरुख खान की शूटिंग हुई थी, चेन्नई एक्सप्रेस, बाकी कहीं नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है? चलो और कुछ लॉजिक बताओ। रघु बोलो। दिल्ली। ओके। ए। हाँ बताओ लॉजिक। ओहो, ऐसा तो मत सोचो, अक्षरों से कुछ नहीं होगा, वो भी क्लासिफिकेशन का तरीका, लेकिन बचपना हो जाएगा। वो छोटा राज्य है। चेन्नई बहुत बड़ा है, मत करो। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। कितने एंगल से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है वो बताता हूं। एक तो एक स्वाभाविक आंसर क्या निकलता है? पटना। लॉजिक नंबर 1 सुनना, L1 लॉजिक 1 आपका। इस एंगल से आपका आंसर क्या आ रहा है? पटना। मैं बता रहा हूं क्यों आ रहा है। ये चारों महानगर है, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। रादर 4 महानगरों का तापमान आज भी जब बात करते हैं तो यही आते हैं। इवन मेट्रो सिटीज और भी डेवलप हो गई है, लेकिन कहेंगे तो यही, महा में भी महानगर है, पटना ऐसा नहीं है। आंसर क्या है? पटना। लॉजिक नंबर 1, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? महानगर की। नेक्स्ट, इसका एक और आंसर बन रहा है मुंबई। ये सब आर्थिक राजधानी नहीं है, ये हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। इस समय मैंने राजधानी की बात तो की, लेकिन कौन सी? आर्थिक राजधानी। ये मेरा लॉजिक नंबर 2 है। इस एंगल से आंसर क्या बना है? मुंबई। एक बात ध्यान रखना, इसमें हमने एक के आधार पे 4 को रिजेक्ट करने का काम किया है। समझ में आ रही है गणित आपको? यही तो सिखाया मैंने आपको।
एक के आधार पे आपको इसका ज्ञान है, मान लो आपको पता है कि भाई ये आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल है, तो आपने इस एक के आधार पे चार को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये लॉजिक बहुत कम प्रयोग में आएगा। तीसरे एंगल से देखते हैं एक और लॉजिक, और वो लॉजिक है ये, क्या ये चारों केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये अपने आप में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये केंद्र शासित प्रदेश है कौन, दिल्ली। आंसर दिल्ली। एंगल क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। बाकी सभी राज्यों की राजधानियां हैं, ये अपने आप में केंद्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज की राजधानी है। तो इसका मतलब इस हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, दिल्ली। लेकिन फिर भी इसमें भी लगभग वही तो हुआ, एक के आधार पे चार को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये लॉजिक भी कम बैठेगा, एक के आधार पे आपने चार को रिजेक्ट किया। एक और लॉजिक लेते हैं, L4। क्या, मुंबई हुआ तो महाराष्ट्र की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की है, चेन्नई किसकी है, तमिलनाडु की राजधानी है, और पटना बिहार की राजधानी है, और दिल्ली भारत की राजधानी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चारों राजधानियां हैं किसकी, राज्य की, राज्य की राजधानी दे दी। और वो किसकी राजधानी है, देश की। इस हिसाब से मेरा आंसर क्या बन रहा है, दिल्ली। वर्गीकरण तो सब कर रहे हैं, किसी का दिमाग ऐसा है तो वो पटना बोल रहा है, किसी का दिमाग ऐसा है तो वो मुंबई बोल देगा, किसी का ऐसा है तो वो आंसर दिल्ली देगा, किसी का दिमाग ऐसा काम कर रहा है तो भी आंसर क्या है, दिल्ली है। अब दिल्ली दो तरह से आ रहा है, इसलिए यूं नहीं कि बहुमत इसको मिल रहा है इसलिए दिल्ली। इन चारों में से बेस्ट लॉजिक कौन सा है ये बताएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, बेस्ट लॉजिक, और क्यों। बेस्ट लॉजिक अगर आप देखें तो आपके दिमाग को थोड़ा सा, वो नहीं कहते हैं पहले व्यक्ति के बारे में सोचें कि समाज के बारे में, आपको समाज के बारे में सोचना चाहिए कि देश के बारे में, तो बात आती है पहले देश फिर व्यक्ति। इसी एंगल से अगर देखें तो इसमें सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, देश वर्सेस राज्य। ये देश की राजधानी और बाकी सब राज्यों की राजधानी। ये लॉजिक तो बहुत छोटा है, महानगर, ये लॉजिक भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं उसके सामने। दो कारण से इसको मैं नंबर दूंगा। नंबर 1, एक तो इसमें चार के आधार पे एक को रिजेक्ट किया। नंबर 2, इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा था, अप्रोच विस्तृत थी, ब्रॉड अप्रोच से आंसर बन रहा है, विस्तृत अवधारणा। इसलिए इन चारों में से फाइनल आंसर जहां पे एग्जामिनर टिक करवाएगा आपसे, वो क्या होगा, दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। और लॉजिक आपके सामने, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां बहुत होती हैं, करने में तो हर कोई करके आता है, कोई छोड़ता भी नहीं है, नहीं आ रहा है तो भी करके आएगा। अगर मैं यहां पे अगर कुछ लिखूं तो नहीं आएगा तो आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको यहां पे कुछ नहीं आ रहा है तो भी आप उसको जरूर से करके आएंगे। रीजन, थोड़ा बहुत ज्ञान के आधार पे हर कुछ उड़ेलते हैं, सावधानी पूर्वक ऐसे प्रश्नों को कीजिएगा। फिलहाल इसका फाइनल आंसर दिल्ली, टिक कर दें उसको और एक प्रश्न पर और चलें, फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम टेक्स्ट, सेम मैनर। थोड़ा सा समय दिया जाए ना, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अज्ञानी हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूर्ण ज्ञान हो।
आंसर देने का वक्त है, थोड़ा सा सोच समझ के फिर आंसर देना। समय इतना इमेजिन मत करना कि मैं आपको 1 मिनट पूरा दे दूंगा। सोचने समझने के लिए इतने सेकंड पर्याप्त हैं, नॉट मोर देन दैट। फटाफट से, क्विक। टाइम इज ओवर, फटाफट से आंसर दो। कालीबंगा, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, हिमसांग और मिस्र, सुना तो होगा आपने सबके बारे में। ये क्या है बता सकते हो? सभ्यताएं कौन कौन सी है इसमें से? कालीबंगा है, बिल्कुल है। हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता है कि नहीं? सभ्यता या उससे जुड़ा हुआ स्थल, सभ्यता कह सकते हो या इससे जुड़ा हुआ स्थल कह सकते हैं। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सुना होगा ना आपने, बिल्कुल। मेसोपोटामिया सुना है? सुना तो है, बहुत ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे पता है ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़े हुए कितना जमाना हो गया हिस्ट्री को, तो हो सकता है सभ्यताएं तो कहीं गुल हो गई हो, लेकिन बचपन में पढ़ी थी आपने। मेसोपोटामिया, ईरान, ईरान जो है ना उसकी सभ्यता को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। और इस संदर्भ में और कोई सभ्यता दिख रही है? मिस्र की सभ्यता तो बहुत फेमस है, नील नदी के किनारे। तो बचा क्या? वैनसांग। और वैनसांग कौन? चीनी यात्री है। तो ये सब तो सभ्यताएं हैं, है तो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल है, सब में ऐतिहासिक है, लेकिन ये इतिहास का एक खास व्यक्तित्व है, और बाकी सब जो हैं वो सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं। आपको समझ में आ गई होगी गणित। इतने आसानी से उत्तर देने नहीं देता है एग्जामिनर, और आपको थोड़ा सा सावचेत भी रहना होता है। ये तो तब जब आपको लगे कि ज्ञान कम है तो भी अटक सकते हैं, और कभी कभी ज्ञान पूरे होते हुए भी हम अटक सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने एक और आ रहा है। भिंडी, चीकू, संतरा, केला, और नेक्स्ट टू दैट लौकी। सब ठीक ही चल रहा था, अचानक से लौकी देख के सांप सूंघ गया होगा। टाइम सोचने समझने सॉल्व करने के लिए इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, हो सकता है कि कंफर्म है लौकी। बिल्कुल इसका आंसर लौकी इसलिए बनेगा क्योंकि ये चारों फल हैं इंक्लूडिंग भिंडी। ओके, अगर आपका डाउट हो रहा था भिंडी करूं कि लौकी करूं, दो चॉइस दे दी, तो आपको ध्यान रखना है बाकी सब तो आपको फल की कैटेगरी में नजर आ रहा होगा, केला हुआ, संतरा हुआ, चीकू हुआ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, बाहर जाके चिल्लाना नहीं है कि भाई साहब फल दे दो भिंडी 2 किलो, ऐसा मत बोलना। भिंडी आप सब्जी के रूप में यूज करो, लेकिन साइंस इसको क्या मानती है? फ्रूट, दिस इज फ्रूट। और अगर ये फल है तो सब फल है एक्सेप्ट क्या? लौकी। आपका आंसर क्या बनेगा? लौकी। और एंगल आपके सामने है, ये सब फल हैं, बाकी वो वेजिटेबल यानी कि सब्जी के अंतर्गत जाएगी। कुल मिला के हाँ, लौकी बेल पे लगती है इसलिए आंसर दे दें ऐसा? अब ठीक है, आप उसको यूं कह सकते हैं, ये वर्गीकरण है, एक लॉजिक तो काम करता नहीं है,
लेकिन एक बात करता हूं, लॉजिक 1, ये बेल पे लगती है, बाकी सब बेल पे नहीं लगते हैं। एक के आधार पे कितने को रिजेक्ट किया? 4 को। नंबर 1। इसको वैसे उल्टा भी बोल सकते हो, ये सब बेल पे नहीं लगते, वो बेल पे लगते, लेकिन बात तो वो की वही होगी। ठीक। दूसरी तरफ एक नॉर्मल सी बात करें, एंगल किसका आ गया? साइंस का। ये सब क्या है? फल। अच्छा, एट ए टाइम एट ए ग्लांस देखने पे आपको भी पता लगा होगा, चीकू, संतरा, केला, ये सुन के आपके मन में क्या विचार है? फल, फ्रूट्स। तो जब एंगल बहुत क्लियर है और साइंस और साथ में आ रही है, तो लॉजिक 1 और लॉजिक 2 में कौन हावी रहेगा? साइंस हावी रहेगी। मतलब आपको अपना आंसर किस एंगल से देना है? साइंस के एंगल से ही देना है। फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा? लौकी। इसका कारण यह है, यूं नहीं कि बेल पे लगती है इसलिए आंसर दे दें, नहीं, वो लॉजिक नहीं। लॉजिक तो साइंस का ही काम करेगा। इस संदर्भ में एक प्रश्न और करवा के इस चैप्टर की इतिश्री करेंगे, और क्वेश्चन आपका ये रहा। मुंह, नाक, कान, आंख, मुंह, नाक, आंख, कान, जिह्वा, जीभ, टंग। फटाफट से। ओके। क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं यहां पे, वन मोर क्वेश्चन। आंख, नाक, पैर, त्वचा, जिह्वा यानी जीभ यानी टंग। चलिए, दोनों में से फर्स्ट और सेकंड। सेकंड का आंसर, फर्स्ट का जिह्वा, दूसरे का फोर्थ त्वचा। ओके, फिर से यहां पे आपका ज्ञान, ज्ञान मतलब नाम ही तो यही है, जनरल अवेयरनेस। आपको बता दूं कि इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? पेट, सेकंड वाले का। कारण ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होती है, 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रियां का मतलब भी ध्यान रखना, जो ज्ञान देने का काम करती है, जो खींचती है ज्ञान, नॉलेज को। आप कैसे पता लगाते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है? जीभ से। आपको कैसे अनुभूति होती है? एकदम से गर्म तवे से हाथ हटा लेते हैं, त्वचा रिएक्ट करवाती है। नाक, सूंघने का मतलब ज्ञान हो रहा है हमें। आंख से भी क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। ये 4 तो है ही हैं। और क्या बच गया? आंख, नाक, कान नहीं, आंख, नाक, और आप सुनकर ही तो नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, और सुनते किससे हैं? कान। आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। नहीं ध्यान हो तो ध्यान रखना। अब सेकंड क्वेश्चन स्पष्ट बता रहा है कि ये चारों ज्ञानेंद्रियां हैं, और पेड़ जो है वो कर्मेंद्रिय का पार्ट आता है, इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? पेड़। ऊपर वाले में भी वही लॉजिक काम कर रहा है, नाक, कान, आंख, जिह्वा, ये चारों क्या है? सेंस ऑर्गन से, जबकि मुंह सेंस ऑर्गन नहीं है। आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? मुंह। मुंह आपका आंसर है। तो फाइनली फर्स्ट में मुंह और सेकंड में पेड़। ये है आपके लॉजिक्स, ये है आपका चैप्टर वर्गीकरण। काफी अच्छे से किया है, तीनों पार्ट को अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ले गए हैं, चाहे वो जीके के संदर्भ में हो या अक्षर या फिर आपका अंक या संख्याओं के संदर्भ में। फिलहाल ब्रेक यहीं पर दे रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो शुरू होगा वो होगा सादृश्य का।
रीजनिंग की क्लास का ब्रेक यहीं पर है।